हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम इंस्ट्रूमेंट्स के पहले प्रकार यानी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इंडिकेटिंग टाइप कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? इंडिकेटिंग टाइप ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनके द्वारा जो राशि नापी जा रही है ना, वो राशि एक इंडिकेटर यानी पॉइंटर के द्वारा मीटर के अंदर दर्शाई जा रही थी। ठीक है, अब हमने इसके यानी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के भी 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला जो प्रकार था उसको हम लोग बोल रहे थे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो अट्रैक्शन टाइप और एक रिपल्शन टाइप। ठीक है, मतलब एक तो आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा था विकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा प्रकार जो हमने पढ़ा था इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर था वो था मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर भी हमने 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो था पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा था डायनमोमीटर या इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो तीसरा प्रकार हमने इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का डिस्कस किया था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा था, वो था इंडक्शन यानी प्रेरण प्रकार का मीटर। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो मीटर्स रहते हैं उनकी दूसरी श्रेणी यानी इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में अगर हम लोग हिंदी अनुवाद करें तो इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है समाकलन। ठीक है, और समाकलन में हम लोग क्या करते हैं? एक नियत समय अंतराल के अंदर जो भी राशि हम नाप रहे हैं ना, उसको हम लोग हमेशा जोड़ के बताते हैं। ठीक है, अब जोड़ के कैसे बताते हैं? हम लोग उदाहरण लें, जैसे हमारे घर के अंदर जैसे हम लोग बाइक वगैरह या कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके अंदर एक मीटर लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा क्या नापी जाती है? जिस भी गति से जो मीटर वो गाड़ी चल रही है ना, उसकी स्पीड को नापा जाता है। ठीक है, उस मीटर को हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, और उसके अंदर आपने कभी देखा होगा नीचे एक वैल्यू काउंटिंग लिखी हुई रहती है। ठीक है, और वो वैल्यू काउंटिंग क्या रहती है? वो वैल्यू काउंटिंग जितने किलोमीटर जो गाड़ी चली है ना, उन किलोमीटर्स को जोड़ के दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग का मतलब वहाँ पे आप क्या नोट करोगे कि जब भी आप गाड़ी को यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी किलोमीटर वो गाड़ी चली उसको वो उस मीटर के अंदर दर्शा देगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर 10 किलोमीटर चली तो वो 10 किलोमीटर उसके अंदर दर्शा देगा। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप सेकेंड टाइम चलोगे ना, तो अब सेकेंड टाइम जो भी किलोमीटर आपने इस्तेमाल करें वो किलोमीटर वो पहले वाली वैल्यू के अंदर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। उदाहरण के अगर आप सेकेंड टाइम चल रहे हो 4 किलोमीटर, तो अब जो मीटर रहेगा ना, वो मीटर 4 किलोमीटर नहीं दर्शाएगा, वो दर्शाएगा पहले के 10 प्लस ये 4 यानी 14 किलोमीटर दर्शाएगा। ठीक है, इस प्रकार के मीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग टाइप या समाकलन प्रकार के मीटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना, तो समाकलन प्रकार का मीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी यंत्र, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ऊर्जा मापी यंत्र कौन सा यंत्र होता है? ये बेसिकली ऐसा यंत्र होता है जिसको हम लोग हमारे घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? आप देखेंगे कि जब भी हम लोग घर के अंदर कनेक्शन रहते हैं ना, विद्युत कनेक्शन, ठीक है, तो विद्युत कनेक्शन लेते समय हमारे घर के बाहर एक मीटर लगाया जाता है जिसको हम लोग ऊर्जा मापी यंत्र या फिर एनर्जी मीटर बोलते हैं। ठीक है, अब वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा नापता है? ठीक है, अगर ऊर्जा की बात करें ना, तो यहाँ पे जो ऊर्जा नापी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मीटर रहेगा ना, ये जो ऊर्जा मापेगा ना, वो ऊर्जा कौन सी रहेगी? ये बेसिकली वो वाटेज रहेगी यानी पावर। जैसे इलेक्ट्रिकल जो पावर रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं VI cos φ। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? उस पावर को नापेगा, और कैसे नापेगा? वो ऐसे नापेगा कि जैसे जो भी वाटेज अपने घर के अंदर आ रही है ना, तो वो वाटेज कितने समय के लिए इस्तेमाल करी, उसका टोटल वैल्यू हमेशा क्या करेगा? हमें दर्शाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर हमारे घर के अंदर 100 वाट अगर का बल्ब लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपने 100 वाट के बल्ब को जैसे अगर 10 घंटे तक जलाया ना, तो वो क्या बताएगा कि 100 वाट का बल्ब, जैसे 100 वाट का बल्ब कितने घंटे तक चलाया गया? 10 घंटे तक चलाया गया। ठीक है, तो 10 घंटे मतलब 10 आवर। तो ये जो टोटल बताएगा ना, वो ये ऐसे बताएगा आपने 1000 वाट आवर का उपयोग करा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो मीटर रहता है अपने घर का, वो मीटर क्या नापता है? ऊर्जा नापता है। ठीक है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? पावर गुणा समय। ठीक है, क्या होता है? पावर गुणा समय। ठीक है, और पावर की इकाई अपने को क्या पता है? पावर की जो इकाई होती है ना, उसको हम लोग लिखते हैं वाट के अंदर। ठीक है, और जो समय की इकाई होती है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकंड के अंदर ठीक है,
तो ऊर्जा जो नापी जाएगी ना वो एक तरीके से वाट सेकंड के अंदर नापी जाएगी। पर अगर अपन हमारे घर की इंडस्ट्री या फिर जैसे फैक्ट्री वगैरह इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो ऊर्जा एक तरीके से खपत होती है यानी उपयोग में लाई जाती है ना, वो ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा के अंदर रहती है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे ये जो वाटेज रहती है ना, इस वाटेज को तो किलोवाट के अंदर नापते हैं और ये जो समय रहता है उसको हम लोग एच के अंदर नापते हैं यानी आवर के अंदर नापते हैं। ठीक है, यानी अगर आप मोटे मोटे रूप से बोलो तो जो ऊर्जा होती है ना, विद्युत ऊर्जा, उसकी इकाई होती है, क्या होती है, किलो वाट आवर। ठीक है, हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका इकाई क्या है, तो सीधी सीधी क्या है, KWH यानी किलो वाट आवर। ठीक है, अब ये जो वाट आवर रहता है ना, एक जो किलोवाट आवर होता है, जैसे अगर हम लोग बोले 1 किलोवाट आवर होता है ना, ये हमारे घर की 1 यूनिट के बराबर रहता है। क्या होता है ये, 1 यूनिट। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई एक हमारे घर की जो 1 यूनिट होती है ना, वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर रहती है। ठीक है, अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होएगा, 1000 वाट आवर। ठीक है, तो अब अगर अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई कितने, जैसे कोई भी घर के अंदर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर के अंदर जैसे 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, एक हीटर है 1000 वाट का, तो आप ज्ञात कीजिए कि कोई भी नियत समय के अंदर कितनी शक्ति या कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। तो आप कैसे याद करोगे, जैसे मैंने बोला कि अपने घर के अंदर जैसे 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, और जैसे बोल दिया एक हीटर है जो कि कितने वाट का है, 1000 वाट का हीटर है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि इन दोनों मीटरों को अगर आपने 10 घंटे तक इस्तेमाल करा, कितने घंटे तक, 10 घंटे तक, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका जो मीटर है वो मीटर कितनी ऊर्जा दर्शाएगा, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, ये जो दोनों के दोनों जो उपकरण लगे हुए हैं, इन दोनों का अगर आप योग करोगे तो कितने हैं, ये 1100 वाट है। ठीक है, ठीक है, 1000 प्लस 100 मतलब 1100 वाट। अब ऊर्जा की खपत की बात करेगा तो ऊर्जा क्या होगी, देखिए ना, वाटेज यानी क्या है यहाँ पे, वाटेज 1100 गुणा ये कितने समय तक चला है, ये 10 घंटे तक चला है, तो आप इसको गुणा करके लिख दोगे 11000 क्या हो रहा है, वाट आवर। पर मैंने क्या बताया कि 1 यूनिट किसके बराबर होती है, ये हमेशा 1 किलोवाट आवर के बराबर रहती है। तो आप यहाँ पे किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, हमेशा 1000 का भाग दोगे, और 1000 का भाग जब भी दोगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, KWH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और ये जो आंसर आएगा ना वो आएगा KWH, कितना, 11 KWH। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 1000 वाट के हीटर और एक 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक चलाया ना, तो वो जो मीटर रहेगा वो मीटर कितनी यूनिट खाएगा, वो 10 यूनिट खाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा की क्या करते हैं, एक तरीके से मापन करते हैं। ठीक है, कौन से मीटर के द्वारा, एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी यंत्र के द्वारा। ठीक है, अब जैसे इस मीटर की हम लोग संरचना समझते हैं और संरचना के बाद हम लोग इस मीटर की क्या समझते हैं, वर्किंग यानी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होप ये चीज़ आपके समझ में होगी। अब यहाँ पे भी अगर बाई चांस कभी ये पूछ लिया है ना, जैसे मैंने क्या बोला, अभी अपन ने इकाई के बारे में डिस्कस करा, ये क्या होता है, किलोवाट आवर इसकी इकाई होती है। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, तो एग्जैक्ट फार्मूला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखिए पावर क्या होती है, अपने को पता है एसी के अंदर जो पावर रहती है वो क्या होती है, VI cos phi गुणा समय क्या होगा, हमेशा T से अपन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके इस फॉर्मूले के भी एक्सपेंड करके कई बार लिख सकते हो, अगर बाई चांस अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए। ठीक है, अब जैसे संरचना की बात करते हैं ना, तो ये जो ऊर्जा मापी यंत्र होते हैं ना, कौन से, ऊर्जा मापी यंत्र या फिर इंडक्शन टाइप मीटर्स, ये एनर्जी मीटर, ये जो मीटर्स रहते हैं ना, ये बेसिकली इंडक्शन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे वो इंडक्शन प्रकार के होते थे। ठीक है, आज की तारीख के अंदर तो इंडक्शन प्रकार का उपयोग लगभग ना के बराबर या फिर ख़त्म ही हो चुका है। आज की तारीख में जो एनर्जी मीटर्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो डिजिटल मीटर्स इस्तेमाल में होते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऊर्जा मापी का जो पहला प्रकार यानी पुराना जो प्रकार था ना, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किस प्रकार के होते थे, वो होते थे प्रेरण प्रकार के। ठीक है, अब वो प्रेरण प्रकार का कैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा है प्रेरण प्रकार के वाटमीटर के अंदर। बस अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा क्योंकि ये समाकलन प्रकार यानी इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर नहीं रहेगा। ठीक है, यानी पॉइंटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी रहेगी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए ना,
यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक कोर रहेगा ई शेप का, जैसा कि हमने प्रेरण प्रकार के मीटर के अंदर देखा था। और नीचे की साइड में यहाँ पे क्या रहेगा, एक सी शेप का कोर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सी शेप का कोर रहेगा। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो ई शेप का कोर था ना, ये ई शेप का कोर क्या नाप रहा था, ये हमेशा क्या नाप रहा था, ये हमेशा वोल्टेज को नाप रहा था। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन थे, अगर आपको याद हो तो देखिए ना, ऐसे देखिए ना, ये क्या था, यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, ये फेज था, जो फेज इस जैसे ये जो ऊपर वाला कोर था इसके अंदर इस प्रकार से कनेक्टेड था कि भाई फेज जा रहा था, और ये फेज दूसरे सिरे से यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा था। इससे क्या दिख रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कोरोड है ना, ये कोर के अंदर जो कुंडली लगी हुई है, ये कौन से क्रम में लगी हुई है, ये समांतर क्रम के अंदर लगी हुई है। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार का कोर था ना, उसके ऊपर हमने ऐसा कुछ देखा था, देखिए ना, इस प्रकार से उसके कनेक्शन थे। ठीक है, ऐसे करके ये आगे जा रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो कोरोड है, इसके अंदर जो कुंडली है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब अपने को क्या पता है कि हम लोग जो 2 मीटर्स इस्तेमाल करते हैं ना विद्युत की विभिन्न एक तरीके से राशियों को नापने के लिए, वो कौन कौन से, जैसे अगर वोल्टमीटर की बात करते हैं और अगर अमीटर की बात करते हैं, तो वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है, और वो कौन से क्रम के अंदर लगता है, वो किसके क्रम के अंदर लगता है, समांतर क्रम के अंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कुंडली है ये कौन से क्रम में लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी हुई है, यानी ये कुंडली कहीं ना कहीं वोल्टेज को नापने के लिए इस्तेमाल में लाई गई होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो कुंडली रहती है ना, इस कुंडली को हम लोग वोल्टेज कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से बोल रहा हूँ मैं, या तो वोल्टेज कॉइल बोल दीजिए आप, या फिर पोटेंशियल कॉइल बोल दीजिए, इस नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरी कुंडली की बात करोगे तो ये दूसरी कुंडली आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंदर है, और श्रेणी क्रम के अंदर हम लोग क्या नाप रहे हैं, श्रेणी क्रम के अंदर हम लोग क्या नापते हैं, धारा को नापते हैं। ठीक है, तो ये जो कुंडली रहेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट कॉइल। क्या बोलेंगे, करंट कॉइल। ठीक है, शॉर्ट के अंदर कई बार इसको पीसी बोला जाता है और इसको सीसी बोला जाता है। ठीक है, होप ये दोनों की दोनों वाइंडिंग यानी कुंडली जो मैंने बनाई है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको आप देखोगे तो, क्योंकि ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली किसको नापने के लिए बनाई गई है, वोल्टेज को, और अपने को क्या पता है, वोल्टेज को नापने के लिए जो वोल्टमीटर होता है वो समांतर क्रम के अंदर रहता है, और उस समांतर क्रम के वोल्टमीटर के अंदर जो तार इस्तेमाल करते हैं ना कुंडली बांधने के लिए, वो जो तार रहता है ना, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है और वो पतला रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो धारा है ना वो न्यूनतम जानी चाहिए, क्योंकि वो समांतर क्रम के अंदर है। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी ये चीज़ पूछ लेना कि एनर्जी मीटर के अंदर जो पोटेंशियल कॉइल है ना, उसका तार किस प्रकार का है, तो हमेशा आपको ये बताना है कि जैसा वोल्टमीटर में होता है ना वैसा ही रहेगा यहाँ पे। यानी कैसा रहेगा, ये जो तार रहेगा ना, ये एक तो पतला रहेगा, क्या रहेगा, पतला रहेगा, और क्या रहेगा, लंबा रहेगा। ठीक है, और लंबा रहेगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो घेरे रहेंगे ना, वो घेरों की संख्या क्या रहेगी, बहुत अधिक रहेगी। ठीक है, ऐसे ही आप करंट की बात करोगे ना, करंट कुंडली की, तो करंट कुंडली कैसी रहेगी, करंट कुंडली के अंदर क्या रहेंगे, घेरे कम रहेंगे, यानी कम लंबा रहेगा, कम लंबा, और क्या रहेगा, ये मोटा रहेगा, ये प्रकार का तार। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कोर है ना, ये कोर अपने को क्या पता है, हमेशा सिलिकॉन स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, किस चीज़ का, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट जब अपने मीटर पढ़ा था तब हमने बनाया था कि ये जो बीच कोर का जो ई शेप रहता है, इसका जो बीच का भाग है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे कॉपर की शेडिंग। क्या लगा रहे थे, कॉपर की शेडिंग। ठीक है, ये क्यों लगा रहे थे, ये इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हम लोग इस प्रकार के यानी प्रेरण प्रकार के जो मीटर्स रहते हैं ना, इसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिंगल फेज मोटर के समान इसकी संरचना रहे। ठीक है, कौन सी, प्रेरण मोटर के समान। ठीक है, तो प्रेरण मोटर का अगर अपन ने संरचना या फिर उसकी वर्किंग पढ़ी है तो अपने को क्या पता है कि जो प्रेरण मोटर रहती है ना, उसके अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग रहती है। कौन कौन सी, एक तो स्टार्टिंग और एक रनिंग, और दोनों की दोनों जो वाइंडिंग रहती है ना, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 और 2 कुंडलियाँ हैं, इन दोनों की दोनों कुंडलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए। ठीक है, तो वो जो 90 डिग्री का कोण बनाने का कार्य रहता है ना, वो किसका रहता है,
कॉपर शेडिंग का रहता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना किस किस के मध्य, एक तो जो वोल्टेज कुंडली है उसके और एक जो करंट कुंडली है उसके मध्य। ठीक है, अब देखिए ना, अच्छा कॉपर शेडिंग ये भी कोशिश करता है, ये भी कोशिश करेगा कि भाई इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का तो कोण रहेगा, पर इन दोनों के अंदर से जो पीछे रहेगी ना, वो कौन सी कुंडली रहेगी, वो हमेशा वोल्टेज कुंडली रहेगी, और ये जो कुंडली है ये 90 डिग्री आगे रहेगी। ठीक है, यानी पोटेंशियल जो कॉइल है या वोल्टेज जो कॉइल है ना, वो 90 डिग्री से लैग करेगी, और जो करंट कॉइल है वो क्या करेगी, 90 डिग्री से लीड करेगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ना, मैंने क्या बोला, इसकी संरचना हम लोग कैसे कोशिश करेंगे, हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों तो क्या हो गई, एक तरीके से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की तरह काम कर रही है। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, रोटर चाहिए। ठीक है, तो रोटर जो रहता है ना, वो रोटर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पिंडल लगाते हैं। ठीक है, स्पिंडल ऐसे करके देखिए ना, इस प्रकार से स्पिंडल रहेगा, और उसके ऊपर क्या रहेगी, एक डिस्क रहेगी। और ये जो डिस्क रहेगी ना, ये किस चीज़ की बनी हुई रहती है, ये हमेशा एल्यूमिनियम की बनी हुई रहती है। किस चीज़ की बनी हुई रहेगी, एल्यूमिनियम की बनी हुई रहेगी। ठीक है, अच्छा इस प्रकार के मीटर की, जब भी आप एनर्जी मीटर या इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर की बात करोगे ना, देखिए पिछले जो मीटर्स अपन ने पढ़े थे उनके अंदर ये जो स्पिंडल था ये एक्सटेंड हो रहा था। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे थे, एक पॉइंटर था। ठीक है, और पॉइंटर्स के बाद स्केल था। यहाँ पे ये पॉइंटर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग है, समाकलन प्रकार के हैं, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी संकेत कोई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल रहेगा, इस स्पिंडल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एल्यूमिनियम की क्या रहेगी, डिस्क ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई। अब इसके बाद ये ऐसी कुछ संरचना थी। अच्छा, संरचना के बाद अब देखिए ना, ये कैसा कार्य करेगी, ये रोटर का कार्य करेगी। अब इस रोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस साइड में और इस साइड के अंदर क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्थायी चुंबक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, ये स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्थायी चुंबक को लगाएंगे। ठीक है, अभी वर्किंग पढ़ेंगे तब इनका उपयोगिता अपने को पता चलेगी। ठीक है, ये स्थायी चुंबक इस प्रकार से रहेगी, जैसे यहाँ पे N है, यहाँ S है, तो इस साइड में S ऊपर रहेगा, यहाँ N है तो इस साइड में S रहेगा, और यहाँ पे N रहेगा। मतलब विपरीत रहेंगे इनकी जो पोलैरिटी है या ध्रुवता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बात करोगे ना, इस मीटर के अंदर यहाँ पे कुछ एक और गियरिंग सिस्टम रहता है। गियर जो रहता है ना, गियर जैसा सिस्टम रहता है, और उसका कार्य क्या रहेगा, जो भी वैल्यू ये नाप रहा है ना, ये घूमने के बाद उस नापी हुई वैल्यू को यहाँ पे दर्शाएगा। ठीक है, कैसे दर्शाएगा, जैसे जो भी वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3 4, यानी ये जैसे 1234 मिनट दर्शा रहा है। इस प्रकार की एक संरचना रहती है किसकी, एनर्जी मीटर की। ठीक है, वो भी ये चीज़ अपन जो डिस्कस करी वो आपको समझ में आएगी। संरचना अगर अपन वापस डिस्कस करेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को दिख रहा है कि दो तो कोर हैं, दोनों क्रोडों के ऊपर कुंडली बंधी हुई है। ठीक है, जो क्रोड है वो इस प्रकार से है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ई शेप में है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो सी शेप में है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर जो कुंडली बंधी हुई है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल बोल रहे हैं। इसका कार्य क्या रहेगा, एक तरीके से वोल्टेज को नापने का। ये जो कुंडली है, ये कुंडली पतले और लंबे तार से बनी हुई है, यानी इसके अंदर घेरों की संख्या अधिक रहेगी। और ये जो कुंडली है इसके अंदर मोटा और छोटा यानी कम घेरे वाला तार इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अपन ने बीच के अंदर स्पिंडल लगाया। स्पिंडल के ऊपर हमने क्या लगाई है, एल्यूमिनियम की डिस्क लगाई है। ठीक है, इस एल्यूमिनियम की डिस्क के दोनों तरफ हमने स्थायी चुंबक लगाए हैं। किसके लिए, ताकि हम लोग इस डिस्क की क्या कर सकें, स्पीड को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद इस मीटर के ऊपर यहाँ पे एक गियर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम का काम क्या है, जो भी रीडिंग ये नाप रहा है ना, उस रीडिंग को क्या करना, रिकॉर्ड करना और अपने को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एक जो ऊपर वाला जो कोर है ना, यानी जो पोटेंशियल कॉइल का जो कोर है, उस कोर के अंदर कॉपर की क्या लगी हुई है, शेडिंग लगी हुई है। इसका कार्य क्या रहेगा, ये कॉपर की शेडिंग इन दोनों कुंडलियों के बीच में 90 डिग्री के कोण को मेंटेन करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अपन इस मीटर की वर्किंग की बात करते हैं, तो इसकी जो वर्किंग रहती है ना, इसको हम लोग 4 श्रेणियों के अंदर बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जो पहली इसकी श्रेणी रहती है ना, पहली श्रेणी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ड्राइविंग सिस्टम। क्या बोलेंगे, ड्राइविंग सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्राइविंग सिस्टम। और जो दूसरी श्रेणी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
मूविंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? मूविंग सिस्टम। और तीसरी जो श्रेणी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग। और चौथी जो श्रेणी रहेगी वर्किंग की उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये जो 4 सिस्टम है ये कैसे कार्य करेंगे? देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जो एनर्जी मीटर है ना, ऊर्जा मापी यंत्र है ना, उसके अंदर ड्राइविंग सिस्टम का क्या कार्य है, या ऐसे पूछ लेगा ब्रेकिंग सिस्टम का क्या कार्य है, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर क्या चीज़ होती है। तो हम लोग एक एक करके इन चारों को डिटेल के अंदर समझते हैं। देखिए, जब भी आप ड्राइविंग सिस्टम की बात करोगे ना, तो ड्राइविंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ड्राइविंग सिस्टम का कार्य ये होता है कि इस मीटर के अंदर जो भी मूविंग पार्ट है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी मूविंग पार्ट यानी जो भी चल भाग है ना, उस चल भाग को घुमाने का कार्य जो भी सिस्टम करता है ना, वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सिस्टम। ठीक है, तो हमने जब पिछला जो टॉपिक कवर करा था प्रेरण प्रकार का वाट मीटर, तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो घूमने वाला भाग है वो कौन सा होता है? ये डिस्क होती है। और इस डिस्क को घुमाने का कार्य कौन करता है? ये और ये दोनों के दोनों कुंडलियां, यानी इस कुंडलियों से जो बनने वाला विद्युत चुंबक है वो इसको घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार के मतलब एनर्जी मीटर जो रहता है प्रेरण प्रकार के, इसके अंदर ड्राइविंग सिस्टम के अंदर कौन आता है? तो ड्राइविंग सिस्टम के अंदर एक तो पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल, और दूसरी क्या होती है? करंट कॉइल या फिर श्रेणी कुंडली। देखिए, इनके और भी नाम रहते हैं। देखिए ना, इसको आप समांतर कुंडली या शंट कुंडली के नाम से भी जान सकते हो। किस नाम से? शंट कुंडली, शंट कॉइल, और इसको आप श्रेणी कुंडली भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको घुमाने का, इस चक्ति को घुमाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? ये दोनों के दोनों कुंडलियां। ठीक है, और इन दोनों कुंडलियों के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि भाई इन दोनों कुंडलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाने का कार्य कौन कर रहा है? ये कॉपर शेडिंग कर रही है। ठीक है, अब ये घुमाती किस है? देखिए ना, घुमाने की जब भी आप बात करोगे तो जैसे ही आपने इस मीटर को किससे कनेक्ट करा? सप्लाई से कनेक्ट करा ना, तो सप्लाई से कनेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए धारा प्रवाहित होगी। धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी? इसके अंदर भी धारा जाएगी और इसके अंदर भी धारा जाएगी। ठीक है, और जब भी किसी, आपने क्या बताया कि जब भी किसी भी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है ना, तो कुंडली क्या करती है? वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करती है। ठीक है, सपोज अगर हमने बोला कि यहाँ पे जो करंट जा रही है उसको I1 बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो करंट जा रही है I2 वो बोल रहे हैं, तो क्या करबू होएगा कि ये जो I1 करंट है ना, ये I1 करंट जाके इसके अंदर क्या उत्पन्न करेगी? यहाँ पे एक फ्लक्स को उत्पन्न करेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? φ1। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना, I2 जाएगी और I2 जाके यहाँ पे एक फ्लक्स को उत्पन्न करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? φ2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? φ2 बोलेंगे। आप क्या नोट कर पाओगे? ये जो एक डिस्क है ना, इस एक ही डिस्क के अंदर ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी दो फ्लक्स लग रहे हैं, और दोनों की दोनों फ्लक्स किस दिशा के अंदर? विपरीत दिशा के अंदर है। ठीक है, अब देखिए ना, क्योंकि ये जो मीटर है ऊर्जा मापी यंत्र है, कौन सा प्रकार का है? प्रेरण प्रकार का है। और अपने को पता है कि जो प्रेरण का सिद्धांत होता है वो एसी के अंदर ही लगता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अब भाई एसी के अंदर ही लगता है, यानी इस मीटर के अंदर जो सप्लाई प्रवाहित की है ना, वो कौन सी है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी प्रकार की सप्लाई है। ठीक है, और अपने को क्या पता है? जो एसी सप्लाई रहती है ना, वो समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। मतलब उसका मान भी परिवर्तित होता है और उसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। ठीक है, यानी इस कुंडली के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होएगा ना, वो फ्लक्स भी उसी प्रकार का रहेगा। यानी कैसे रहेगा? वो समय के साथ परिवर्तित होएगा। ठीक है, समय के साथ परिवर्तित होएगा और उसकी दिशा भी क्या होएगी? परिवर्तित होती रहेगी। तो अब जब भी अपने को क्या पता है? जब भी कोई भी परिवर्तन होने वाला फ्लक्स किसी भी चालक के अंदर से प्रवाहित होता है ना, यानी आप उल्टे तरीके से बोलिए, अगर किसी भी चालक के अंदर से कोई भी फ्लक्स को अगर अपन परिवर्तन करते हैं ना, तो उस फ्लक्स के अंदर, उस चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार वो क्या हो गया? वहाँ पे प्रेरित हो गया। ठीक है, यानी इस डिस्क के अंदर इस फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होएगा, और इस फ्लक्स के कारण भी इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होएगा। और फ्लक्स के कारण अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होएगा, तो अपने को क्या पता है कि ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क कैसी है? स्ट्रॉन्ग एक एल्यूमिनियम की डिस्क है। ठीक है, यानी अब एल्यूमिनियम एक तरीके से चारों ओर से कनेक्टेड है, और चारों ओर से अगर कनेक्टेड है, इसका मतलब एक तरीके से सर्किट पूर्ण है। अब उस डिस्क के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ,
और क्योंकि वो सर्किट पूर्ण है तो इसके अंदर क्या प्रेरित होगी, यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी। और अपने को क्या पता है, इस प्रकार की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी धारा बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी एक धारा प्रवाहित हुई और मतलब इसके अंदर एक तो इसके कारण भी एक धारा प्रवाहित हुई और इसके कारण भी धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, यानी अगर आप डिस्क को वापस बनाना चाहो ना, ये डिस्क है, देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और जैसे ऊपर वाले से अगर अपन धारा की दिशा ये मानते हैं और नीचे वाला जो फ्लक्स है उससे धारा की दिशा ये ना मानते हैं ना, तो आप क्या देखोगे, अपने ने एक नियम पढ़ा है कॉर्क स्क्रू लॉ है ना, वो क्या बोलता है, देखिए अगर आप इन धाराओं को, अगर इन धाराओं के द्वारा जो बल उत्पन्न उसको अगर आप देखोगे ना, तो वो बल कैसे रहेगा, अगर अपन धारा की दिशा में अंगूठे के रखते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं, देखिए ना, तो बल किस प्रकार से बनेगा, बल इस प्रकार से बनेगा, देखिए इसके चारों ओर और इस दिशा के अंदर। ठीक है, कैसे, देखिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, नीचे वाले, तो यहाँ पे भी गोल बनेगा और विपरीत दिशा के अंदर बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या नोट कर पाओगे, ये बल और ये बल दोनों के दोनों विपरीत दिशा के अंदर है। ये क्योंकि विपरीत दिशा में है तो ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वो जो डिस्क है ना, उस डिस्क को ऐसे करके घुमाने की कोशिश करेंगे और ये डिस्क क्या होने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये कार्य रहता है ड्राइविंग सिस्टम का। ड्राइविंग सिस्टम ने क्या करा, होप आपको समझ में आया होगा। ड्राइविंग सिस्टम के अंदर ये दोनों के दोनों क्रोड थे, इन क्रोडों के ऊपर बंधी हुई कुंडली थी और इन क्रोडों के ऊपर बंधे हुए शेडिंग थी। इन्होंने क्या करा, इस डिस्क को घुमाया। ठीक है, ये कार्य ड्राइविंग सिस्टम के अंदर आता है। अब दूसरा सिस्टम आता है, कौन सा, मूविंग सिस्टम। ठीक है, मूविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम, जो घूम रहा है। ठीक है, जो कि कौन है, ये एल्यूमिनियम की डिस्क। ठीक है, इसकी वर्किंग भी जस्ट अपन ने इसी के साथ ही पढ़ ली। ठीक है, वो घूमी कैसे, वो चीज़ मैंने जस्ट अभी बताया। कैसे बताया कि दो विपरीत दिशा के अंदर धाराएं प्रवाहित हुई, दोनों धाराओं के कारण वहाँ पे बल लगा और वो बल दोनों के दोनों विपरीत दिशा में थे, तो वो क्या हो गई, डिस्क घूम गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ड्राइविंग सिस्टम कौन है तो आप बता सकते हो, और मूविंग सिस्टम के लिए भी आप बता सकते हो। मूविंग सिस्टम में कौन आता है, ये डिस्क आती है। और ये डिस्क किसकी बनी हुई है, ये भी पूछे तो किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। अब देखिए ना, आपने ड्राइविंग सिस्टम बनाया, आपने मूविंग सिस्टम बनाया, अब वो डिस्क क्या करने लग गई, घूमने लग गई। अब वो जो डिस्क है ना, वो किस गति से घूमेगी वो कौन निर्धारित करेगा, वो निर्धारित करेगा इसके अंदर जो अगली चीज लगी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, और ब्रेकिंग सिस्टम में क्या लगी हुई है, स्थायी चुंबक। ठीक है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि इस मीटर के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो कहाँ पे है, तो ये जो ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य कौन कर रहा है, ये जो दो स्थायी चुंबक अपन ने लगा रखी है। आपसे ये चीज पूछा जाए कि ये जो चुंबक है किसकी बनी हुई है, तो अपने को क्या पता है कि जो स्थायी चुंबक होती है ना, वो बनती है एल निको से। एल निको मतलब क्या, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। ठीक है, इस ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर दो स्थायी चुंबक हैं और ये जो स्थायी चुंबक हैं ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है एल निको से बनी हुई है। ये एक मिश्र धातु है जिससे हम लोग स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कैसे ये करेगा, आपने को क्या बताया कि भाई ये जो फ्लक्स इसके अंदर ये जो रोटेटिंग हो रही है ना, जितनी ज़्यादा रोटेटिंग होगी ना, उतना ज़्यादा ये इसका जो चुंबक का जो ये रहेगा ना क्षेत्र, ये चुंबक का क्षेत्र उसके ऊपर उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड से वो क्या होगी, उसके अंदर आएगी। ठीक है, किसके अंदर, इस चुंबक के अंदर की तरफ आएगी और इस चुंबक के अंदर भी आएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पीड रहेगी ना, वो उसको उतना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये कौन, ये स्थायी चुंबक। ठीक है, इस केस के अंदर मतलब अगर अपन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता है। ठीक है, पर कंट्रोलिंग टॉर्क के स्थान में हमने क्या लगा रखा है, ब्रेकिंग सिस्टम लगा रखा है। ठीक है, वहाँ पे इंडिकेटिंग के अंदर क्या था, वहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क था, वो क्या कर रहा था, जो संकेतक था ना, उस संकेतक को एक निश्चित वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा था, रोक रहा था। यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, कंट्रोलिंग टॉर्क की जगह कौन है, ब्रेकिंग सिस्टम है। और ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य क्या रहेगा, उस डिस्क को किसी नियत स्थान, मतलब उस डिस्क की गति को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, अब जो लास्ट जो सिस्टम आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या रहते हैं, छोटे छोटी घड़ियाँ लगी हुई रहती है, छोटे छोटे गियर्स के हिसाब से। ठीक है, कैसे आप देखोगे, अगर आपने कभी मीटर देखा है तो उसके अंदर एक ऐसी घड़ी रहती है जिसके अंदर जो 1000 वैल्यू को नापती है, एक रहती है जो 100 को नापती है,
एक रहती है जो 10 को नापती है, फिर एक रहती है जो 1/10 को नापती है, और एक रहती है जो 1/100 को नापती है। ठीक है, इन सब घड़ियों के द्वारा मिलके जो सिस्टम बनता है ना, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, जैसे बहुत सारे गियर्स रहते हैं, वो गियर क्या करते हैं, आपस के अंदर वैल्यूज़ को नापते हैं। एक गियर तो नापता है, मतलब अगर अपने को पता है, देखिए इकाई, एक गियर तो नापता है इकाई वैल्यू को, एक गियर नापता है दहाई को, एक सैकड़ा को, एक हज़ार वाली वैल्यू को। ठीक है, ऐसे नापता है, और फिर उन सब को नाप के इस मीटर के द्वारा क्या कर देगा, दर्शा देगा। ठीक है, होप ये जो चीज़, ये जो 4 सिस्टम अपन ने पढ़े, वो चारों सिस्टम आपको समझ में आए होंगे। एक इस मीटर के अंदर एक परिभाषा और पूछी जाती है, जिसका नाम है क्या है, क्रीपिंग। क्या बोलते हैं अपन, क्रीपिंग। ठीक है, तो ये क्रीपिंग क्या होती है, कई बार पूछ लेते हैं कि एनर्जी मीटर होता है या ऊर्जा मापी यंत्र है ना, इसके अंदर क्रीपिंग क्या है। तो क्रीपिंग का मतलब क्या, देखिए ना, जब भी हम लोग किसी भी मीटर को यानी ऊर्जा मापी यंत्र को अपने घर के अंदर लगा रहे हैं ना, तो वो इसलिए लगा रहे हैं कि जब भी अपन खपत करें कोई भी, जैसे अगर मैं पंखा चलाता हूँ, टीवी चलाता हूँ या फ्रिज चलाता हूँ, तो जब भी मैं इनको चला रहा हूँ ना, तब वो जो मीटर है ना, वो मीटर क्या बताए, जो भी इनके द्वारा खपत हो रहा है। ठीक है, पर क्या होता है, कई बार आप ये नोट करोगे कि जब भी अपने घर के सब उपकरण भी बंद है ना, तब भी ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क एक बहुत धीरे धीरे गति से क्या होगी, मतलब रोटेट हो रही होगी। और अगर वो रोटेट हो रही होगी ना, तो अपने को क्या बताए कि अगर ये रोटेट होगी ना, तो इससे कनेक्टेड जो भी गियर सिस्टम रहेगा ना, वो गियर सिस्टम क्या करेगा, वैल्यू को दर्शाएगा। ठीक है, और हम लोग जब विद्युत ऊर्जा को उपयोग नहीं कर रहे हैं ना, उस स्थिति के अंदर भी इस मीटर के अंदर रीडिंग क्या होगी, ऐड होती जाएगी, और अपने को एक तरीके से फालतू का, मतलब बिना फालतू का यूनिट अपने को यहाँ पे ऐड होती हुई मिलेगी, जिसका अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो धीरे धीरे स्पीड से जो डिस्क घूम रही है ना, किस स्थिति में, जब मीटर लोड से कनेक्टेड नहीं है, उस स्थिति में उस डिस्क के घूमने की स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये क्या था, ये इंडक्शन प्रकार का कौन था, ऊर्जा मापी यंत्र था, जिसको हम लोग हमारे घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कनेक्शन की बात करें, तो जैसे सिंगल फेज अगर अपन एनर्जी मीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर इस प्रकार से कनेक्शन रहते हैं। आपने नोट करा होगा कई बार कि जो मीटर रहता है ना, उस मीटर के अंदर यहाँ पे तो ऐसा कुछ ऊपर बना हुआ रहता है, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले रहता है। पहले के टाइम में यहाँ पे डिस्क रहा करती थी। ठीक है, वो डिस्क को रोटेट होती थी, और अपने को यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिखती थी, यहाँ पे एक मार्किंग कुछ थी, और वो जो डिस्क घूमती थी ना, उस डिस्क के ऊपर रेड कलर का कुछ मार्क था। तो वो जब घूमती थी ना, तो वो डिस्क का जब भी रेड मार्क यहाँ पे आता था, तो वो कुछ करके मतलब कोई वैल्यू ऐड होती जाती थी कुल लगा, है ना। और इसके नीचे यहाँ पे रहते हैं, क्या रहते हैं, कनेक्शन, जिसको आपने देखा होगा तो 4 भागों के अंदर रहते हैं। तो अपने दिमाग के अंदर कई बार क्वेश्चन भी आया होगा कि ये जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंटों का मतलब क्या है। तो देखिए ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ कनेक्शन रहते हैं, 2 तो इनकमिंग रहते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 सिरे रहेंगे, जैसे इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, ठीक है, इसको 3 बोलता हूँ और इसको 4 बोलता हूँ। तो आप क्या देखोगे कि जो 1 और 2 है ना, वो तो हमारे, जैसे अगर पोल से आपने कनेक्शन ले रखा है, तो पोल से जो 2 तार आ रहे हैं वो तो 1, 2 में लगते हैं, और घर के अंदर जो तार जा रहे हैं वो 3, 4 के अंदर जाते हैं, लक्स से निकलते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग के अंदर कई बार क्वेश्चन आया होगा कि इसके अंदर से कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। तो देखिए ना, अगर आप देखोगे ना, तो इस प्रकार जो सिंगल फेज मीटर रहता है ना, इनके अंदर जो 1 नंबर रहेगा ना, कौन सा 1 नंबर, इसके अंदर फेज रहता है, और इस साइड में जो आउटपुट रहेगा ना, उसके अंदर 4 के अंदर क्या रहता है, फेज रहता है। ठीक है, किसके अंदर बोल रहा हूँ मैं, एक तो 1 के अंदर इनकमिंग वाला फेज रहेगा, और जो 4 रहेगा ना, इसके अंदर क्या रहेगा, आउटगोइंग वाला फेज रहेगा। ऐसे ही अगर आप 2 की बात करोगे, तो यहाँ पे इनकमिंग वाला न्यूट्रल रहेगा, और 3 के अंदर क्या रहेगा, आउटगोइंग वाला न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, फेज, यहाँ पे भी ये फेज है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। ये तो कौन सा है, इनकमिंग, और ये कौन सा है, आउटगोइंग। ठीक है, होप जो आज अपन ने डिस्कस करा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज अपन ने क्या डिस्कस करा है, हमने ऊर्जा मापी यंत्र को डिस्कस करा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो ऊर्जा मापी यंत्र होता है, इसके अंदर 4 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं। कौन कौन सी, एक तो ड्राइविंग सिस्टम थी, एक मूविंग सिस्टम थी,
ठीक है, एक ब्रेकिंग सिस्टम था और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था। ठीक है, इसके अलावा अपन ने सब इसकी संरचना पढ़ी। संरचना के अंदर अपन ने क्या देखा, इसके अंदर 2 क्रोड रहते हैं जो कि सिलिकॉन स्टील के बने हुए रहते हैं। इन दोनों क्रोडों के ऊपर कुंडलियाँ बंधी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है? कॉपर की बंधी हुई रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षति कम होती है। इस ऊपर वाली कुंडली को हम लोग शंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल बोल रहे थे। इसके अंदर घेरों की संख्या तो अधिक होती है और तार पतला होता है। यहाँ पे नीचे की साइड में जो कॉइल रहेगी उसको हम लोग करंट कॉइल बोलते हैं या फिर श्रेणी कुंडली बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो तार इस्तेमाल होगा वो मोटा रहेगा और टर्न रहेंगे वो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। इसके बाद अपन ने क्या देखा, ये तो हो गया कौन सा? ड्राइविंग सिस्टम। अब मूविंग सिस्टम की अगर अपन बात कर रहे थे तो मूविंग सिस्टम के अंदर एक डिस्क थी जो कि किसकी थी? एल्यूमिनियम की थी, जो कि एक स्पिंडल के ऊपर ठहराई हुई थी और ऊपर नीचे की साइड में क्या था? बियरिंग थे। ठीक है, ड्राइविंग सिस्टम में और एक चीज़ आ रही थी जिसको हम लोग कॉपर की शेडिंग बोल रहे थे। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था जो पोटेंशियल कॉइल और जो करंट कॉइल है इनके बीच में 90 डिग्री के कोण को मेंटेन करना। ठीक है, अब ये जो डिस्क घूम रही है ना, इसको ब्रेक करने के लिए एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ब्रेकिंग सिस्टम। जो किसका बना हुआ था? स्थायी चुंबक का, जो कि किसकी बनी हुई रहती है? एल्निको धातु की। ठीक है, एल्निको का मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातु है ये। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने क्या करा था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सिस्टम बना हुआ है। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या रहेगा? बहुत सारे मीटर्स रहेंगे। वो मीटर्स गियर सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे? वैल्यू को दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ देख रहे थे हम लोग? अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था कि इसके अंदर एक परिभाषा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग के अंदर क्या होता है? क्रीपिंग क्या करती है कि जब भी हमने सप्लाई से मीटर को कनेक्ट नहीं कर रखा ना, उस स्थिति के अंदर भी जो मीटर रहेगा वो कोई ना कोई वैल्यू दर्शाएगा। किस कारण? क्योंकि वहाँ पे जो डिस्क रहेगी वो रोटेट करती रहेगी एक धीरे स्पीड से। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रीपिंग बोल रहे थे। इसके बाद मैंने कनेक्शन बताया। होप ये जो अपन ने आज डिस्कस करा है आपको अच्छे समझ में आया है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। देखिए, 4 श्रेणियाँ इसके अंदर जो बांटी जाती है वो कौन कौन सी रहती हैं? देखिए, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं।